गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल का लास्ट टॉपिक है पल्स पोलियो प्रोग्राम, वो कंप्लीट करेंगे। देन फिर आज ही हम नेक्स्ट चैप्टर 14 जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, आज का टॉपिक है पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो, पोलियो को बच्चों पोलियो माइलाइटिस, पोलियो पोलियो को बच्चों पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं। और ये एक आरएनए वायरस से होता है ये, ठीक है बच्चों। आरएनए वायरस, पोलियो का जो वायरस है वो क्या है, एक आरएनए वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और पोलियो जो है इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड के द्वारा बच्चों में आ जाता है और बच्चों के नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। सबसे पहले जो पोलियो का जो वायरस है वो इंटेस्टाइनल सेल्स में मल्टीप्लाई करता है। देन फिर स्पाइनल कोड और ब्रेन की जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उनको ये अफेक्ट करता है और पैरालिसिस हो जाता है बच्चों के अंदर। तो जनरली जो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो पोलियो से प्रभावित होते हैं या होते थे। ओके बच्चों, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली ये वायरस जो है इन्फेक्टेड फूड और वाटर के द्वारा बॉडी में आ जाता है और जो इंटेस्टाइनल सेल्स है वहां पर ये मल्टीप्लाई करता है। लेकिन एट द एंड ये स्पाइनल कोड और ब्रेन की जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको ये अफेक्ट कर देता है और दैट्स वाई जो बच्चा है वो पैरालाइज हो जाता है। उसका कोई एक पाँव या एक हाथ या दो, एक पाँव एक हाथ दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये मोड ऑफ रहता है। सबसे पहले क्या है कि स्टिफनेस आना, गर्दन के अंदर स्टिफनेस आना और धीरे धीरे लिम्स का पैरालाइज हो जाना, ये इसके सिम्टम रहते हैं। इंडिया के अंदर दिसंबर 1995 में पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, पल्स पोलियो प्रोग्राम। और उसका एम ये था कि 20 सेंचुरी कंप्लीट होने तक, जो 20 सेंचुरी फिनिश होने तक जो है, कंप्लीट होने तक जो है पोलियो को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि बच्चों वैक्सीन दी जाती थी हर 6 मंथ से, 0 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन दी जाती थी। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है किल्ड वायरसेस के द्वारा बनाई जाती थी या फिर साक वैक्सीन के नाम से भी ये वैक्सीन दी जाती थी, जो कि किल्ड जो लाइव वायरसेस से बनी होती थी। ठीक है, तो ये वैक्सीन हर 6 मंथ से 0 से लेकर 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको दी जाती थी और बच्चों में इम्यूनाइजेशन लाया जाता था जिससे उनको पोलियो का वायरस इफेक्ट ना कर पाए। ओके, तो 95 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर 95 में, और एम ये था कि 20 सेंचुरी कंप्लीट होने तक कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन जो है काफी सारे केसेस 99 में 741 केसेस इंडिया के अलग अलग स्टेट से, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, अलग अलग स्टेट से कई सारे और केसेस आए। तो उस समय ये प्रूफ हो गया था कि ये जो प्रोग्राम है ये इतना सफिशिएंट नहीं है, इसको और आगे बढ़ाना होगा अगर कंप्लीटली कंट्रोल करना है। ठीक है, 13 जनवरी 2011 को 13 जनवरी 2011 को एक तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर एंड गुजरात के अंदर, यहाँ पर जो है लास्ट केसेस जो है दर्ज किए गए। ठीक है, 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल, हावड़ा वेस्ट बंगाल में, गुजरात के अंदर लास्ट जो केसेस है पोलियो के वो देखे गए। और 24 फरवरी 2012 को 24 फरवरी 2012 को जो है डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को उस लिस्ट से फ्री कर दिया जिसमें वाइल्ड एंडेमिक पोलियो
जो डिजीज है वो देखी जा रही थी। तो ये जो वाइल्ड एंडेमिक पोलियो जो डिजीज है उस लिस्ट से जो है WHO ने इंडिया को तो रिमूव कर दिया या फ्री कर दिया कि नहीं, ऐसे ऐसे केसेस अब इंडिया में नहीं है। और 27 मार्च, ये डेट्स मैं बता रहा हूं, 27 मार्च 2014 को, ध्यान से देखिए बच्चों, 27 मार्च 2014 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री अनाउंस कर दिया। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, लास्ट केसेस कब दर्ज किए गए? 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में। 24 फरवरी 2012 को वाइल्ड एंडेमिक पोलियो जो डिजीज है उससे फ्री कर दिया WHO ने इंडिया को। और 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया WHO ने इंडिया को। ओके बच्चों, तो ये प्रोग्राम जो था काफी वास्ट था, लंबे समय तक चला ये, और कई सारे वॉलंटियर, कई सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर, कई सारे हेल्थ वर्कर्स ने इसमें पार्ट लिया। बूथ लगाए गए टाइम टू टाइम, जो है हर 6 मंथ से टाइम टू टाइम जो है वो वैक्सीनेशन किया गया। पहले बूथ पर किया गया, फिर घर घर जाके जो बच्चे छूट गए, रह गए, उनको भी किया गया। तो इस तरीके से एक बड़ा ये एक अभियान था, और जिसको सभी के पार्टिसिपेशन के द्वारा जो है सही से कंप्लीट किया गया। ओके बच्चों, तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर 14 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बायोस्फीयर। बच्चों, हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, हम जिस जगहों पर रह रहे हैं, तो ये क्या है? बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से, उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? कि all the products which we get from the nature, they are the natural resources। जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जिस स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम चल आगे बढ़ रहा है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो रही है। उनके इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण से भी यूज तो है ही, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इनकी कमी आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन का प्रेशर तो रहता है नेचुरली बच्चों। जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको रिसोर्सेज को मैनेज करने में काफी मशक्कत, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आज इसको कोविड के टाइम भी आप देख सकते हैं कि हमारे इन कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी इतना टाइम लग रहा है। तो ये चीजें हैं। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी परेशानी है किसी भी कंट्री के लिए। और स्पेशली हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उनका यूज सभी कर पाए, सभी को वो अवेलेबल हो, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन से प्रॉब्लम तो आती है। सेकंड लेते हैं
शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली हम नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो शहरीकरण होगा, अर्बेनाइजेशन जिसे कि हम कहते हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण से शहरों का विस्तार हो रहा है, सिटीज स्प्रेड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रही है, जो फॉरेस्ट है उनको काटा जाता है और फिर वहाँ कॉलोनीज एस्टेब्लिश की जाती है। तो नेचुरली जब हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, हम वेजिटेशन को कट करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड को रिमूव करेंगे और वहां पर हम कॉलोनीज एस्टेब्लिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब होता है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आती है। ये हो गया, अर्बेनाइजेशन हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी 1990 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड से चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आप अभी देख लीजिए, अपन बहुत पीछे हैं, शायद बहुत ज्यादा अपडेशन आ चुका है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, हम तो वही यूज कर रहे हैं जो हमें यूज आ रहा है या हमारे डेली लाइफ में यूज आ रहा है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण से भी, और दूसरा ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, नए रोजगार भी जनरेट होंगे। ये चलो अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज के बढ़ने से क्या होगा, नेचुरली वो भी शहरों के आसपास होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिस्टर्ब होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हम एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे, और हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस कर रहे हैं। यस, एक टेबल बनाता हूं बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज inexhaustible resources, inexhaustible resources and exhaustible resources, inexhaustible resources and exhaustible resources, ये दो टाइप हो गए। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में बच्चों क्या क्या है वो बता दूं मैं आपको। सनलाइट, सनलाइट एनर्जी, वाटर, एयर। फिर बात करेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। इसमें दो हैं बच्चों, एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक तो है बच्चों वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट भी ले सकते हैं हम, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, फॉसिल फ्यूल,
फ्यूल एंड मिनरल्स। नाइन्थ क्लास, ध्यान से देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है बोर्ड के ऊपर। बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। जिसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वी कैन क्लासिफाई, वी कैन डिवाइड द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू ग्रुप्स, इनटू टाइप्स, inexhaustible resources and exhaustible resources. At first, inexhaustible resources are never ending resources, जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे, एंड नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, कभी फिनिश नहीं होगी। वाटर है, ठीक है, वो साइक्लिंग होता रहता है वाटर का, लेकिन वो कभी फिनिश नहीं होगा। एयर है, वो भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ओके, तो जो नेवर एंडिंग रिसोर्सेज हैं, दे आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बच्चों, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, दे कैन बी, दे मे बी एंड इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में वो फिनिश हो सकते हैं अगर उनका इररिलेवेंट तरीके से यूज बढ़ता रहा। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ऐसा है कि अगर वो एंड हो भी जाएंगे, फिनिश हो भी जाएंगे, तो उनको वापस से रिप्लेनिश किया जा सकता है, उन्हें वापस से अगेन रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया की क्रॉप्स है, वेजिटेशन है, तो वो एक बार अगर खराब हो गई, फिनिश हो गई, तो उसको वापस से रिप्लेनिश किया जा सकता है। ओके, इसी तरीके से जैसे वाइल्ड लाइफ है, कोई एनिमल्स हैं, वो अगर उनके नंबर कम हो गया तो हो सकता है उनका नंबर वापस से राइज हो जाए, है ना। इसी तरीके से बच्चों, फॉरेस्ट है, किसी एरिया का फॉरेस्ट है, उसको कट कर दिया, फिनिश कर दिया, तो देयर में बी चांसेस अगेन दे मे बी रिप्लेनिश। ओके, तो वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो जब एंड होंगे तो फिनिश होंगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो ऐसा हमारी लाइफ में तो हम उन्हें वापस ना देख पाए, तो वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाते हैं, वापस से बहुत जल्दी से रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं, या जल्दी से वो नहीं वापस से रीस्टोर हो पाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, इसीलिए कहते हैं कि उनका सही से यूज करें। हो सकता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश हो जाए आने वाले टाइम में। इसी तरीके से मिनरल्स हैं जो हम अर्थ के अंदर से प्राप्त करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एयर। हाँ बच्चों, एयर का कॉम्पोजिशन देखते हैं हम। एयर के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है 78, अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, 78.08 कुछ परसेंट है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। ऑक्सीजन, मैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बता रहा हूं बच्चों, 21% है। आर्गन, आर्गन जो है 0.91% है। ठीक है, और इसी तरीके से अदर, बच्चों ध्यान से देखिए, एयर क्या है। एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का एंड वेपर का।
एयर जो है बैड कंडक्टर होता है, एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का। ओके, तो एयर के कॉम्पोजिशन को अगर हम ध्यान से देखें तो एयर के अंदर नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है, ऑक्सीजन जो कि लिविंग गैस है, और इसी के प्रेजेंस के कारण से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। प्लेनेट तो और भी है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, so that's why the life is not possible in other at other planets। तो ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और बाकी का जो परसेंटेज है उसमें अदर गैसेस का मिक्सचर है, डस्ट पार्टिकल्स है, वेपर है, ये सब इंक्लूड किया जाता है। तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, और एयर जरूरी भी है, अर्थ के ऊपर एयर जरूरी भी है क्योंकि इसमें लिविंग गैस पाई जाती है। बच्चों जो प्लेनेट जो वीनस एंड मार्स है वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहता है, वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहता है। इसका रीजन ये है कि वीनस इसका रीजन ये है कि वीनस एंड मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हीट को, सनलाइट की हीट को ट्रैप कर लेती है और जल्दी से उसको रिलीज नहीं होने देती, और यही कारण है कि वीनस और मार्स के ऊपर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई रहता है इन गैसेस के कारण से। डिविस्ट एंड यस, लास्ट में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक। बच्चों एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक सराउंडिंग है जो हमें कवर करती है, हमारी अर्थ को कवर करता है एटमॉस्फेयर, जिसमें काफी सारी गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब मिलके क्या है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर तक जो है डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेरिक। मैं नेम बता देता हूं बच्चों, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो गया बेटा। सेकंड लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, फिर लेते हैं मीजोस्फियर। फिर लेते हैं थर्मोस्फियर। चलिए बच्चों देखिए, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। अर्थ की सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है। फिर 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के बाद में 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक की रेंज में मीजोस्फियर है, और बियॉन्ड द 85 किलोमीटर एंड ऊपर तक जो है स्पेस तक वो है थर्मोस्फियर। क्या है? थर्मोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, दीज फोर आर द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो नाइन्थ क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन कल करेंगे। एटमॉस्फेयर की लेयर को डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दें।